ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, यूएफएल फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे इतिहास पुरुष स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की 17वीं पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई। विकासखंड कार्यालय स्थित स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की आदमकद प्रतिमा पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव द्वारा पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सपा कार्यालय पर स्मृति दिवस में लोगों को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी का पूरा जीवन समाज सेवा में ही व्यतीत हुआ और समाज को अपना परिवार मानते थे। आजीवन लोगों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। विषम परिस्थितियों में भी वह कभी डिगे नहीं। उनके जैसा महान व्यक्तित्व का मिलना बहुत ही मुश्किल है। गांव देहात किसी के यहाँ दुख दर्द में हमेशा पहुंचते रहते थे। गरीबों मजलूमों की लड़ाई में सबसे आगे रहते थे। आज भी उनकी कृतियों को भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि हम अपने पिता के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा का कार्य करते रहें। यही उनके प्रति हमारी तथा हमारे परिवार की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों के बीच जो स्नेह और व्यवहार पिताजी द्वारा बनाए हुए हैं, उसका मैं हमेशा निर्वहन करता रहूंगा। प्रतापगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर हमले का एक मामला सामने आया है, जिसमें एसओ को गाली देते रानीगंज विधायक धीरज ओझा का ऑडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, कथित एसओ अंगद राय को फोन पर रानीगंज विधायक धमका रहे हैं। विधायक के करीबी रामेंद्र के गांव एसओ समेत भारी पुलिस बल पहुंचने पर खपा हुए थे। ये विधायक पहले फोन से एसओ से गाली गलौज की, फिर विधायक के इशारे पर दबंगों ने पुलिस पर हमला भी किया। 2 दरोगा समेत 5 पुलिस दबंगों के हमले में घायल हुए थे। नाली का विवाद सुलझने का विरोध कर रहे थे विधायक। कुछ दिनों पहले विधायक के भाई ने कंप्यूटर ऑपरेटर की जमकर पिटाई की थी। कंप्यूटर ऑपरेटर मामले में कार्रवाई नहीं करने का अंजाम कल प्रतापगढ़ पुलिस को भुगतना पड़ा। अफसरों से गाली गलौज और धमकाना विधायक की बनी आदत। सत्ता के नशे में चूर विधायक के कारनामों से प्रशासनिक अमले में आक्रोश बढ़ रहा है। यह पूरा मामला कदई थाना के सिवसत का बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां प्रतापगढ़ में एसओ को गाली देते रानीगंज विधायक धीरज ओझा का ऑडियो वायरल हुआ। क्या कुछ ऑडियो में हुई बातचीत में आपको सुनवाते हैं। विभाग खराब हो गया है, साला दरोगा सही ना आते। अजय सर तो का साथ ठीक करब ना, तो का आवत है यार, तुम्ही से भिड़ब हम जे बड़ी बड़ी दरोगी है साले। जब कहा रोका न करता साले लोट कर पाओ सही के। आप तो का बताइए साले माता चोर लोट करता स्टार्टिंग बस तेरी ये सो की माँ का चोर माता चोर साले आया ये बुंदे का माँ चोर ये का साले बुंदा कराए साले पकड़ा था तो माता चोर न बुंदा एक लगाओ था तेरी माँ की देखो और सही के काय माता चोर साले ये सो की माँ का चोर आज आवत है साले तो कम मिले साले हाँ साले ये करे चुप्पा साले काम करता है माँ चोर तू सही के साले। आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सोनू निगम ने इस दौरान सीएम योगी के कामकाज की तारीफ की। सोनू ने कहा है कि यूपी के लिए वो खुद भी कुछ कर पाएं, उसके लिए भी वो तैयार हैं। इससे पहले रविवार देर शाम सोनू निगम अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में सोनू निगम ने हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई थी। इससे पहले सोनू की रात अयोध्या पहुंचे थे। श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सोनू निगम ने राम मंदिर निर्माण में एक ईंट रखने की इच्छा जताई है। क्या कुछ कहा सोनू निगम गायक ने, आपको सुनवाते हैं। पहली बात है कि योगी जी एक बहुत ही डायनामिक और दूरदर्शी आदमी हैं और ऐसे लोगों का नेतृत्व जब किसी प्रदेश को मिलता है या देश को मिलता है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मैं मेनली उनके इस बात के लिए चाह रहा था। मैं लखनऊ में था भी, कल मैंने रामलला के दर्शन किए थे अयोध्या में मेरे मित्रों के साथ में। हम सभी की श्रद्धा है उसमें और एक ये ऐतिहासिक समय चल रहा है, दौर चल रहा है जब हम अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज़ का पदार्पण देख रहे हैं हम अपनी आंखों से, तो उसका सहभागी बनना हम सभी को अच्छा लगा। कल मैं जाऊंगा काशी विश्वनाथ, वहाँ पे भी मुझे दर्शन करने थे। तो इसी सिलसिले में जब मैं यहाँ पर था तो योगी जी से मिलने की
हमारी एक अच्छा कोइंसिडेंस हुआ और मैंने उनको सिर्फ यही कहा है कि उनकी जो सोच है वो इतनी अच्छी है कि उसमें सभी लोगों को उसमें जोड़ना चाहिए और हमारे लायक कुछ भी हो, कुछ भी हम कर सकें एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के नागरिक होने के नाते, तो ही कैन फील फ्री एंड हमें बता सकते हैं। थैंक यू। निवासी उमाकांत तिवारी ने अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि में 51,000 रुपये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जनपद प्रभारी बैरिस्टर के हाथों में दान दिया है। और उमाकांत तिवारी ने कहा है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य जन्मभूमि से अलग अलग ढंग से दान करेंगे और इसके लिए बॉम्बे में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, सतीश कुमार गौड़, अर्पित वर्णवाल, शैलजा कांत मिश्र, अखिलेश कुमार तिवारी, प्रियम पाठक आदि लोग उपस्थित थे। इस बाबत क्या कुछ कहा बैरिस्टर ने, आपको सुनवाते हैं। मैं यहाँ पर पूरे देश के अंदर जो समाज के अग्रणी लोग हैं उनसे संपर्क कर कर इस प्रभु श्री रामचंद्र मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के समर्पण के लिए मैं आज आपके पास यहाँ आया हूँ। जी, इन्होंने कितना दान दिया है तिवारी जी? आज स्वेच्छा से इन्होंने 51,000 रुपये का प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण किया है। सर, कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 15 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक चलने वाला है। सर, आजमगढ़ में कितने सेक्टर बनाए गए हैं? कार्य करने के लिए आजमगढ़ में कितने सेक्टर बनाए हैं आप? पूरे संपूर्ण आजमगढ़ में 22 ब्लॉक हैं। जी जी। और इस 22 ब्लॉक में हमारा अभियान चल रहा है। संघ के दृष्टि से 3 जिले हैं, तीनों जिलों में अभियान के प्रमुख बनाए गए हैं। फिर उसके निचले स्तर पर न्याय पंचायत है, न्याय पंचायतों में भी हमारी टोली काम कर रही है। फिर नीचे ग्राम पंचायत स्तर पर भी टोली बनाई गई है, जो गांव में डोर टू डोर जाकर के प्रत्येक हिंदू परिवार से, प्रत्येक कार्यकर्ताओं से, प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करके इस राम जन्मभूमि के अभियान के लिए सहयोग करने की योजना है। दत्त कुंवर सिंह उद्यान में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत, पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार, आईएएस अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वल कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत, पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे द्वारा उपस्थित लोगों के द्वारा मतदाताओं की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर हुनर संस्थान सुर साधना संगीत एकेडमी प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज की टीम छात्रा एवं छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता नृत्य गीत की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। इसके साथ ही सनी दुलरुबा व पवन पांडे द्वारा मतदाता जागरूकता गीत एवं वर्सटाइल डांस अकादमी द्वारा देशभक्त समूह नृत्य की प्रस्तुति की गई। नृत्य में सुनींद्र विश्वकर्मा, कमलेश सोनकर, अनुराधा राय, प्रियांशु सोनकर व नृत्य में खुशी खरवार, शिवांगी गौर, स्नेहा यादव, रिमझिम प्रजापति आदि शामिल रहे। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है। इसमें नागरिकों का अहम योगदान होता है। हमारा लोकतंत्र अनेक झंझावटों को झेलते हुए गतिमान है। धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ आज अधिकारी और जो पूरे जो मतदाता हैं, जो युवा हैं, इतनी ठंड होने के बावजूद भी पूरे जोश और खरोश के साथ इस मतदाता दिवस में प्रतिभाग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, जो भी हमारे युवा मतदाता हैं, पहली बार जो मतदाता बन रहे हैं, जो पहले से जो मतदाता बने हुए हैं, वो आने वाले जितने भी निर्वाचन हो उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको एक छोटी बात ना समझें। ये बहुत ही बलिदान के बाद इनको हक मिला हुआ है और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। गौ तस्करी कर ले जा रहा पशुओं से ज्यादा ट्रक डिवाइडर से टकराया, ड्राइवर खलासी फरार है। आपको बता दें कि बुढ़नपुर चौक पर बीती रात करीब 2 बजे के लगभग पशु लदा ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक डिवाइडर पर जाकर रुक गई। ड्राइवर और खलासी अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय बाजार के दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष विनीत रंजन अपने पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर घायल पशुओं को बचाने के लिए लोगों के सहयोग से पशुओं को बाहर निकाला गया।
ट्रक पर अवैध रूप से 25 पशुओं को लादकर उसके ऊपर आलू तथा भूसी के बोरे लादकर पशु तस्कर फैजाबाद से आजमगढ़ की तरफ जा रहे थे। खलासी और ड्राइवर के आपसी विवाद के चलते ट्रक बुढ़नपुर चौक पर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त ट्रक देखकर ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। छानबीन करने पर देखा गया कि ट्रक के अंदर 25 पशु थे, जिसमें से 10 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। शेष पशुओं को होसेपुर गौशाला में भेज दिया गया। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला व हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा। ये लगभग 3:15 बजे हुई है। ये 2:57 थे। ये हमारे सीमा में प्रवेश की है गाड़ी। ये हाईवे पे जो टोल बैरियर है वहाँ देखने के बाद पता चला है कि ये 2:57 पे उधर से आजमगढ़ की सीमा में प्रवेश की है। तो लगभग वही मान के चले 3:15 बजे के लगभग। सर ये जो गाड़ी है जिस तरह से इसकी बनावट है, जैसे मतलब लोग कह रहे हैं तो ऊपर जो है कुछ भूसी के बोरे रखे गए थे। इसमें आलू लदा था और भूसी के बोरे लदे थे। उसके बाद बीच में इन लोगों ने छिपाए हुए थे जानवर। चारों तरफ से गाड़ी बंद और ढकी हुई थी। मतलब पूर्ण रूप से ये तस्करी का मामला सर दिखाई दे रहा है। इसमें गाड़ी का नंबर है UP 44 80 1563। गाड़ी मालिक के खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो सर कुछ पशुओं का वीडियो लेते समय हम लोग देखे कि बहुत बुरा हाल था। और आपके जब गाड़ियों के अंदर वो बिल्कुल सटा के रखे जाएंगे तो बुरा हाल तो होगा जी। तो सर उनको कहाँ भेजा गया? इनको जो पशु रहा है हमारे यहाँ उन्हीं पे भेजा गया है। ये जो है यहाँ से हमारी जिला उपाध्यक्ष जी सूचना दिए, उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है CO को SO को सारे लोगों को सभी लोगों को सूचित किया और सुबह से लेकर के अभी तक हम लोग लगे हुए हैं। उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जिस प्रकार से लद करके गाय जा रही थी, ऊपर आलू और उसके बाद भूसी, बीच में गाय बछड़े, तो इस तरह शाह आलम गुड्डू जमाली विधायक मुबारकपुर द्वारा हमेशा गरीबों मजलूमों की सेवा की जाती है। चाहे कोरोना काल में किसी को भोजन और कपड़ा उपलब्ध कराना हो या गरीबों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग की बात हो या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, सबके लिए विधायक द्वारा बढ़ चढ़ के सहयोग किया जाता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी लोगों को बीमारी व अन्य जरूरी जरूरतों के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष उपचार के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को बराबर पत्र व्यवहार के साथ ही व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मिलकर लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। अभी हाल ही में 3 मरीजों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 3,90,000 रुपया दिलवाया, जिनके नाम वीरेंद्र राजभर पुत्र स्वराज राजभर ग्राम उझौली, श्री रामचंद्र गौतम पुत्र गोविंद राम ग्राम जुरई नामी व कुमारी सुजाता चौहान पुत्री महेंद्र चौहान ग्राम चकसिकटी नयापुरा है। इसके अलावा भी विधायक द्वारा प्रतिदिन लोगों के दुख सुख में खड़ा होने का सिलसिला जारी रहता है। विधायक ने ईश्वर से प्रार्थना व दुआ की है कि सभी मरीज इलाज कराकर जल्द स्वस्थ। ज्ञात हो कि कोरोना काल में विधायक ने घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा और विधायक द्वारा करोड़ों रुपए की भोजन व कपड़े लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह की अध्यक्षता में नेहरूहाल के सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि आपदा प्रबंधन 3 चरणों में कार्य करता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण बनाया गया है, जो आपदा प्रबंधन नीति 2005 के आधार पर कार्य करती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा अचानक आती है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इसके लिए पहले से ही आपदा प्रबंधन की तैयारी कर लेना चाहिए। आपदा प्रबंधन के इस जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसमें उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, उपस्थित अन्य मानवगण, आपदा प्रबंधन जैसा कि शब्द से ही है कि कोई अगर आपदा अचानक आती है, आपदा अचानक आने वाली जो विपदा है वही आपदा होती है। और आपदा प्रबंधन जो आपदा आई उसका कैसे हम प्रबंधन किया जाए, ये एक गंभीर विषय है। इस पर अभी जिलाधिकारी महोदय ने बहुत सारी बातें कही हैं। बाढ़ हो चाहे आग हो चाहे
तूफान हो, इस तरह की आपदाएं हमने देखी थी। लेकिन इस बार एक नई आपदा जो कोरोना, जो नई आपदा देखी वो बहुत समय बाद संभवतः हमारे जीवन में पहली बार ऐसी आपदा देखी जो पूरे विश्व में को इसने हिला दिया। तो आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाए, और आपदा किसी भी तरह की हो सकती है, क्योंकि पहले हम सब तरह का प्रबंधन क्या करते थे, आग का प्रबंधन क्या करते थे, तूफान का प्रबंधन क्या करते थे, बाढ़ का प्रबंधन क्या करते थे, लेकिन इस तरह की आपदा को सोचा नहीं था। और इस तरह का प्रबंधन जैसा कि हमारे प्रदेश और देश में किया गया वो एक अनुकरणीय है, और हम सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत अच्छे से उसका मैनेजमेंट किया, और जिसका असर यह है कि धीरे धीरे अब ये समाप्ति की ओर है, और टीका भी आ गया है अब, और उसके लगने के उपरांत अब निश्चित रूप से ये समाप्ति की ओर होगा। पुलिस के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें पुलिस का रोल महत्वपूर्ण होता है, और पुलिस की मदद से ही आपदा का जो प्रबंधन है वो पुलिस की मदद से ही हो पाता है, क्योंकि पुलिस की बहुत जरूरत उसके अंदर पड़ती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सारी चीजों को सिस्टमाइज करने के लिए, और जो अफरा तफरी आपदा के दौरान होती है उसको सेटल करने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस शिविर में हम लोग जो आपदा का जो प्रबंधन है उसके बारे में गहन चिंतन करेंगे, और विभिन्न शिविरों में जो कि विभिन्न जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके दौरान कुछ नई चीजें भी सामने आएंगी और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। मैं पुनः बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ध्यान देकर हमें इसे सीखना होगा, मनन करना होगा। पुनः मैं बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुलिस अधीक्षक रहा हूं और करीब 5 महीना मुझे आजमगढ़ में आए हुए हो गया है। इस बीच मेरे नेतृत्व में 80 मुठभेड़ हुई है और 3 लाख रुपए का इनाम भी मारा गया है और 10 अपराधी घायल हुए हैं। तो वे पुलिस की कार्रवाई में 500 अपराधी जेल भेजे गए हैं, तो 550 गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे आगामी चुनाव में खलल पैदा न पड़े और निष्पक्ष चुनाव हो सके। उन्होंने बताया कि शराब और पशु तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और साइबर अपराध में भी कमी आई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुछ अपराधियों ने अपने गिरोह में नए लड़कों को शामिल कर लिए हैं और अपराध करवा रहे हैं। ऐसे लोगों पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आइए सुनाते हैं कि क्या और कुछ कहा एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने। मैं पहले बलरामपुर, गोंडा, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और ये 7वें जिले के रूप में मैं पुलिस अधीक्षक यहाँ पर नियुक्त हूँ जनपद आजमगढ़ में। सर, जब आजमगढ़ आप आए उसके बाद से क्राइम के ग्राफ में भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां आई जो है, और अभी किस तरह से आप जिले को देख रहे हैं जो है? देखिए, आजमगढ़ क्राइम और क्रिमिनल्स के लिए फेमस है और हर तरह का क्राइम यहाँ पर है। और उसे प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। जब अपने यहाँ पोस्टिंग के बाद मैंने कोशिश की है कि आजमगढ़ के क्राइम ग्राफ में कमी आए। यहाँ पर जो विभिन्न तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो लूट की हो, चाहे मर्डर की हो, उनमें कमी आए और इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि जो यहाँ पर माफिया हैं और जो पेशेवर क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ पर क्राइम ना कर सकें, उनका महिमा मंडन ना हो सके। ऐसे मैंने कोशिश की है और कुछ प्रयास किया है, जिससे निश्चित रूप से यहाँ अपराधियों में कुछ भय हुआ है और अपराध के ग्राफ में कमी आई है। सर, आजमगढ़ में जिस तरह से अपराध का ग्राफ और क्राइम बाकी चीज़ों को लेकर के अभी आप जब से जिले में आए हैं तब तक कितने इनकाउंटर हुए, कितने के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई और किस तरह के अपराधी आजमगढ़ में पकड़े गए? देखिए, मोटे मोटे तौर पर मुझे कहना है कि जब से मैं जनपद में आया हूँ लगभग मेरा 5 महीने का कार्यकाल हो चुका है और 80 के लगभग पुलिस मुठभेड़ें यहाँ पर हुई हैं। उन 80 पुलिस मुठभेड़ों में एक अपराधी जो सूर्यांश दुबे, जो कि सत्यमेव जयते हत्याकांड का मेन अभियुक्त था और बहुत चर्चित हत्याकांड वो था, वो 1 लाख रुपए का इनामी भी था और 2 लाख रुपए शासन ने उस पर इनाम घोषित किया था। कुल 3 लाख रुपए का इनामी था। वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। इसके अलावा करीब 10 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं और करीब 500 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में जेल गए हैं। ऐसे ही करीब 500-550 अपराधी गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे गए हैं। तो कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है और ये पंचायत चुनाव आने वाला है, इसमें कार्रवाई और तेज होगी और जो इस तरह के अपराधी हैं, जो मनवर टाइप के हैं, जो ग्राम पंचायत चुनाव में जिनसे आशंका है कि वो घपला कर सकते हैं और जो इस ख्वाब में हैं
कि अपने धन और बल के उस पर प्रभाव पर वो पंचायत चुनाव में कुर्सी कब जाएंगे। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उनके मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा। साइबर क्राइम भी कुछ आजमगढ़ में है क्या? कुछ साइबर पर भी आपने वर्क किया है? देखिए, साइबर क्राइम यहाँ उतना नहीं है जितना वेस्टर्न के जिलों में है, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे मुजफ्फरनगर हो। उधर फास्ट साइबर, इधर भी साइबर क्राइम है और एटीएम फ्रॉड के कुछ मामले यहाँ भी सामने आए थे और कुछ लोग पकड़े भी गए थे। ईस्टर्न में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर लगातार काम हो रहा है। उसके लिए अलग से साइबर थाना भी बना हुआ है, साइबर सेल भी बना हुआ है। पशु तस्करों और शराब पर भी आपने काम किया इधर जिलों में, तो उसमें कितनी कामयाबी आपको रही? देखिए, पशु तस्करों और शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ काफी कार्रवाई हुई है और जो नशे का धंधा करने वाले हैं उनके खिलाफ भी काफी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर एक अजीब सी बात सामने आई कि जो नशे की जो चीजें हैं, जो भांग की दुकानें हैं, जो सरकारी दुकानें, उन पर भी कुछ लोग ऐसा धंधा करते हैं कि नशे की दूसरी चीजें सामने हुई है। ऐसा इंट्रोगेशन में सामने है और उनके खिलाफ भी बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खेप नशे की, जो गांजा है उसकी खेप पकड़ी गई है, जो शराब है उसकी खेप पकड़ी गई है और कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे इनपुट्स अभी हमें मिले हैं जिसके आधार पर कार्रवाई होनी बाकी है। छोटे छोटे गिरोहों को तोड़ने के लिए कुछ पुलिस की ऐसी योजना है, जैसे जो गिरोह बना करके काम करते हो, किसी भी तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, बहुत सारे गिरोह जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में थे और कुछ नए लड़कों का, क्योंकि ये बात सामने आई है कि कुछ नए लड़कों को लेकर जो पुराने गिरोह का कोई एक सदस्य नए जवान लड़कों को बहकाकर उन्हें अपने गिरोह में शामिल करता है और उनसे कार्रवाइयां कराता है। ऐसे काफी सारे गिरोह सामने आए हैं और बहुत सारे गिरोह इस समय जेल में मेरे द्वारा इन 5 महीने में भेजे गए हैं। उनसे जो इनपुट लगातार मिल रहा है, चाहे वो असला तस्करी का हो, चाहे लूटपाट का हो, चाहे अन्य चीजों का हो, उस इनपुट पर हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। सर, 26 जनवरी पर आजमगढ़ जिले के लोगों को क्या मैसेज देना है? देखिए, 26 जनवरी पे मैं सर्वप्रथम सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को मैं अपनी तरफ से और अपने जनपद की पूरी पुलिस की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो इसका इतिहास रहा है आजमगढ़ का पंचायत चुनाव में हमेशा खून खराबे का, बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव होगा। और मैं सचेत भी करना चाहता हूं जो क्रिमिनल्स यहाँ पर हैं, जो जैसे मैंने कहा वो इसके मंसूबे पाले हुए हैं कि हम कुर्सी पाएंगे गुंडागर्दी के बल पर, उनके मंसूबे नहीं होंगे, उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो जिंदगी भर याद रखेगी। थैंक यू सर। अतिक्रमण हटाओ अभियान में छोटे दुकानदारों की दुकानें हटवाने को लेकर भारत रक्षा दल द्वारा आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया है कि इनकी दुकानों को हटवाने से पूर्व इनकी रोजी रोटी के लिए इन्हें कोई स्थान उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि सफाई और आवागमन में बाधा बने, अतिक्रमण को हटाया जाना उचित है, लेकिन इसमें गरीबों मजदूरों के पेट की रोजी रोटी का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। इन्हें हटाने से पूर्व नगर पालिका द्वारा कोई स्थान चिन्हित करके उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि नगर क्षेत्र में जितने भी बैंक की शाखाएं चल रही हैं, किसी के पास भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल, मॉल्स, होटल का भी वही हाल है। इस पर भी ध्यान देते हुए किसी भी गरीब छोटे आदमी का उत्पीड़न न किया जाए और न ही उसका सामान तोड़ा जाए, न ही उसका सामान उठाकर ले जाया जाए। आगे और क्या कुछ कहा भारत रक्षा दल के अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने, आपको सुनवाते हैं। भारत रक्षा दल परिवार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आया है। आप देख रहे हैं इस समय शहर पे अतिक्रमण के नाम पे छोटे छोटे दुकानदारों को हटाया जा रहा है। जो नाली पे बाधक हैं ठीक है, उनको हटाइए, लेकिन इनको एक अस्थायी स्थान दिया जाए। छोटे दुकानदार जाएंगे कहाँ? और आप देख रहे हैं जो भी बड़े बड़े मॉल हैं, अस्पताल हैं, होटल हैं, जो जाम की जिम्मेदारी पूरी 100% उनकी है, सारा जाम वहीं लगता है, लेकिन छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। हमारा जिलाधिकारी महोदय से यही मांग है कि उनको एक अस्थायी स्थान निश्चित किया जाए, जिससे हमारे छोटे दुकानदार भाई बंधु कहीं रोजी रोटी के लिए तरसेंगे। आजमगढ़ के तत्वावधान में आजमगढ़ जिला के 3 ब्लॉक तरवा, मेहनगर और जहानागंज की 43 ग्राम पंचायत के 60 गांव के जन विकास मंच के चयनित लीडरों के साथ हरिहर दास इंटर कॉलेज जहानागंज आजमगढ़ तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय उचौवा तरवा में स्वास्थ्य मुद्दे पर लिए जाने वाले कर्ज और बाल श्रम रोकथाम में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड किस तरह से लाभदायक है, इस मुद्दे पर अभिमुखीकरण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रोजा संस्थान के जिला कार्यकर्ता पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के द्वारा जो गोल्डन कार्ड बना है, उससे समुदाय के लोग जो स्वास्थ्य को लेकर कर्ज लेते थे और अपना इलाज करवाते थे, उन्हें अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो गोल्डन कार्ड है वह कार्ड मजदूर परिवार में स्वास्थ्य, कर्ज और बाल श्रम को रोकने में सहयोग करेगा। आयुष्मान भारत योजना में प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार 5 लाख का इलाज निःशुल्क मिलेगा, जिससे आप अपना इलाज आसानी से करवा सकते हैं। मजदूर परिवार न तो स्वास्थ्य कर्ज में फंसेंगे और न ही उनका बच्चा बाल श्रम में फंसेगा। इस बैठक में इरफान खान, हरकेश, आलोक, प्रेमशीला, संगीता देवी, रमेश राम, कमलेश बनवासी, मंजू देवी, अब्दुल रज्जाक आदि लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन पर लगाया छोटे दुकानदारों के उत्पीड़न का आरोप। जुलूस निकाल 5 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार सदर को सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गुमटी, ठेला, खोमचा एवं नगर पालिका स्थित दुकानदारों के उत्पीड़न के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकालकर एसपी ऑफिस रैदोपुर होते हुए तहसील सदर पहुंचकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार सदर को सौंपा और मांग की कि गुमटी, ठेला, खोमचा वाले गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को तत्काल बंद किया जाए। गुमटी, ठेला, खोमचा वाले गरीबों को हटाने के पूर्व उनकी दुकानों को कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाए। नगर पालिका द्वारा आवंटित दुकानों में बरसात का पानी घुसने की समस्या से उन्हें निजात दिलाई जाए। नगर पालिका क्षेत्र के दुकानदारों के यहां आने वाले ग्राहकों के गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। दुकानदारों के जब्त सामानों को तत्काल वापस दिलाया जाए। कानपुर देहात से दिखा रहे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके तहत प्रत्येक जनपद में ये अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के कानपुर देहात में सड़क सुरक्षा माह का अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पोस्टर, बैनर भी लगाए गए हैं, जिसके चलते लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कानपुर देहात ARTO मनोज वर्मा ने TV20 न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि पूरे माह का शेड्यूल आया है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए स्कूटी रैली निकाली जाएगी। विद्यालय में बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम होंगे। वहीं वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण भी कराया जाएगा। वहीं घने कोहरे से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों के शीशे पर लगी काली फिल्म हटवाई जाएगी। अगर कोई काली फिल्म लगाए पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी को उन्होंने 72वें गणतंत्र दिवस पर बधाई भी दी है। क्या कुछ कहा ARTO प्रशासन कानपुर देहात मनोज कुमार वर्मा ने, आप भी सुनिए। सड़क सुरक्षा माह ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक के लिए 1 माह का चलाया गया था। अभी कल इसका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो इसमें पूरा 1 महीने का पूरा शेड्यूल आया हुआ है कि किस तारीख में हमको क्या करना है। किसी दिन विद्यालयों में बच्चों को जागरूक करने का कार्यक्रम है। कई बार जो डेट टू डेट है, मतलब स्कूटी और इसका रैली निकालना है महिलाओं की जागरूकता के लिए। वाहन चालकों के नेत्र टेस्ट का भी है, इसमें 2-3 दिन टेस्ट उनका करवाना है। रिफ्लेक्टर्स, सीट बेल्ट, काली फिल्म, मोबाइल पे बात ना करना, कैंप लगाकर इसकी दिन टू दिन इसकी कार्रवाई करनी है। कोहरे में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्टर पे विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह में रिफ्लेक्टर लगाने पर इस पर भी कार्रवाई होनी है। 1 दिन कैंप लगाकर नेत्र चालकों का पूरा टेस्ट करना है। तो इस प्रकार से पूरे महीने का एक इसका शेड्यूल जारी हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, 72वें गणतंत्र दिवस को क्या संदेश? गणतंत्र दिवस की सबको, पूरे जनपद वासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित चलेंगे। विधायक नफीस अहमद ने भैरव बाबा स्थान पर विधायक निधि से नवनिर्मित इंटरलॉकिंग का किया उद्घाटन। राजाध्यक्ष की नगरी महाराजगंज ब्लॉक के भैरव बाबा स्थान पर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से 3 इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया। इसका उद्घाटन मौजूदा गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने किया। उद्घाटन अवसर पर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रभारी डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, सीताराम कांदू, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत महाराजगंज, RED इंजीनियर नीरज यादव, सभासद ब्रजेश मिश्रा उर्फ बबलू, मनसा यादव, खिलाड़ी प्रसाद राजभर, तारकेश्वर तिवारी और राम पलट यादव सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर नफीस अहमद ने मौजूदा सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और सपा के शासन कार्य में हुए कार्यों की सराहना की। क्या कुछ कहा विधायक नफीस अहमद ने, आप भी सुनिए। ऐसा है कि मैंने विधानसभा के अंदर इसके सुंदरीकरण और इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए बहुत पहले ही विधानसभा में सवाल लगाया और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है।
साथ ही यहाँ पर कई बार आने पर बारिश के मौसम में जो क्षेत्र के तमाम लोग आते हैं दाह संस्कार के लिए, उनको बहुत दिक्कतें होती थी बारिश में, क्योंकि रास्ता पूरा कच्चा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरलॉकिंग करा दी, जहाँ जहाँ छूटा हुआ था वहाँ वहाँ इंटरलॉकिंग करा दी गई है। साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे जो कप्तानगंज से महाराजगंज का रास्ता था बहुत ख़राब था, इसको भी मैंने विधानसभा में सवाल लगाया और उस मुद्दे को उठाया। उसके बाद सरकार ने उसको संज्ञान में लेके इस रास्ते को अच्छा बना दिया। लगातार हम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो पूरी विधानसभा में हैं वो मुझे अवगत कराते रहते हैं समस्याओं को। तो क्योंकि इस वक्त सरकार नहीं है, लेकिन हम लोग समस्याओं को लेकर सदन में सरकार से लड़ने का काम करते हैं। और भविष्य में हमारी सरकार बनी तो जिस तरीके से पूरे आजमगढ़ के अंदर आपने देखा होगा विकास हो रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के दौर में हुआ पूरे प्रदेश में, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी विधानसभा में एक तो तहसील बन जाए जल्द से जल्द, दूसरा यहाँ पर एक ख्वाहिश है और साथ ही यहाँ पे हमारी बच्चियों को अच्छी तालीम लेने के लिए, पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस तो हैं लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज भी बन जाए जिससे हमारी बच्चियों को फ़ायदा हो। तो लगातार हम लोग काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं समाजवादी लोग कि किस तरीके से ये प्रदेश आगे बढ़े और ये प्रदेश अच्छी तरीके से यहाँ पर काम हो सके। मौजूदा विकास की जो यात्रा का दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उस पर कहना यही है कि इन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आपने खुद देखा होगा, आप खुद इस विधानसभा में टहलते रहते हैं, आज सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, गड्ढा युक्त हो गई। और मैं तो कहूँगा कि कई यहाँ हमारे क्षेत्र में लगातार इस मुद्दे को उठाने के बाद भी हमारी सड़कें जो है ख़राब होती जा रही हैं, लेकिन सरकार उसको संज्ञान में नहीं ले रही। दूसरा, मैंने विधानसभा में ये कई बार मुद्दा उठाया कि मेरे गोपालपुर विधानसभा के लोगों को तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र करके गरीबों को तहसील जाना पड़ता है और यहाँ पर एक तहसील की बहुत सख्त आवश्यकता है। और ये भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश की बड़ी तहसीलों में सगड़ी तहसील आती है, लेकिन सरकार संज्ञान में तो ली, लेकिन 4 साल हो गए सरकार ने बनाया नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार रहती तो अब तक यहाँ तहसील बन चुकी होती। ये देवरांचल में जब देवारा क्षेत्र को हम भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ हमको एक चीज़ बार बार हम लोगों से पूछा जाता है कि कोतवाली महाराजगंज का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, जिसमें सहदेवगंज और सरजहाँ में पुलिस चौकी बनाने की मांग कई बार देवारा क्षेत्र से है। इस पर क्या प्रक्रिया चली, आप क्या स्टेप लिए हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इस सरकार की मंशा नहीं है सही काम करने का। लगातार हम लोग तो इसी सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमारे नेता ने डायल 100 की योजना, यानी इंटरनेशनल लेवल की योजना चालू की उत्तर प्रदेश में, जिससे 10 से 15 मिनट के अंदर अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो फौरन पुलिस वहां जाकर उस घटना पे कार्रवाई कर सके। लेकिन आप देख लें कि माननीय मुख्यमंत्री मौजूदा, उन्होंने नाम बदल दिया, 112 कर दिया, लेकिन आज 112 नंबर को धक्का लगाना पड़ रहा है। इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करना जानती है और झूठ के नाम पर ये दोबारा सरकार में आना चाहती है। लेकिन आप देख लें कि अब जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है कि जो प्रगति, जो काम, जो कार्रवाई अच्छे तरीके से अखिलेश यादव जी के दौर में हो रही थी, जनता उसको याद कर रही है। नफीस अहमद अखिलेश यादव जिंदाबाद को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने की कार्यकर्ताओं संग बैठक। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ निरीक्षण भवन अतरौलिया में विधानसभा प्रभारी वाल्मीकि त्रिपाठी के नेतृत्व में पंचायत चुनाव को लेकर एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। वाल्मीकि त्रिपाठी ने बताया कि 7 दिनों के प्रवास के दौरान घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को जागृत किया गया। इस बैठक में वाल्मीकि त्रिपाठी ने मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे को कार्यक्रम की अध्यक्षता का कार्यभार सौंपा।
वाल्मीकि त्रिपाठी ने बताया कि विधानसभा अतरौलिया में 5 मंडल है। सभी मंडलों में बारी बारी से बैठक कर रणनीति तैयार की गई तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन के विस्तार के बारे में चर्चा भी की गई। और क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता में वाल्मीकि त्रिपाठी मंडल अध्यक्ष अतरौलिया ने, आप भी सुनिए। हम एक सप्ताह तक हर मंडलों में, अतरौलिया विधानसभा में 5 मंडल हैं, सभी मंडलों में एक एक दिन बैठक किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम कुछ और रणनीति बनाए और जितने हमारे सीनियर लोग हैं उनके साथ भी अलग से बैठ करके संगठन के बारे में चर्चा किया। सर, अपने विस्तार प्रस्तार के लिए और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, उसके बारे में विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जो है अतरौलिया विधानसभा में कभी चुनाव नहीं जीती है और इस बार जो चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मत से चुनाव जीतकर एक इतिहास बनाएगी। इतरीती चुनाव के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या किस मुद्दे पे? हाँ, इतरीती चुनाव के लिए हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर गांव में, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं। उनके बल पर हम चुनाव लड़ेंगे और गांव सभा से लेकर के हम लोकसभा तक हर जगह विजयी हों, इस परिकल्पना के साथ हम पंचायत के चुनावों में, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, कार्यकर्ता हर स्थानों पर अध्यक्ष होगा, उसकी कैबिनेट बनेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। सर, क्या सिंबल के साथ लड़ेंगे कि ऐसे ही नॉर्मली? नहीं, सिंबल के साथ नहीं लड़ेंगे, जैसे पुराने चल रहा था वैसे ही होगा चुनाव। हम अपना अधिकृत प्रत्याशी तय करेंगे। पूर्व पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। गणतंत्र दिवस को देखते हुए शहर के सभी होटलों, रेलवे स्टेशन व बस स्टॉप की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे कोई भी अराजक तत्व गणतंत्र दिवस पर विघ्न न डाल सके और शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस का आयोजन हो सके। एसपी सिटी पंकज पांडे ने मीडिया को बताया कि इसके लिए क्यूआरटी टीम, 4 थानों की फोर्स व महिला टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, 26 जनवरी है और ये आजमगढ़ एक अत्यधिक संवेदनशील जनपद है, इसलिए सारे ऐसे स्थान, महत्वपूर्ण स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, सराय, ऐसी सब जगह की सघन चेकिंग की जा रही है। इससे कोई भी असामाजिक तत्व अगर हो तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके और शांतिपूर्वक रिपब्लिक डे का आयोजन सेलिब्रेट कराया जा सके। सर, कितने थानों की फोर्स के साथ आज आप चेकिंग कर रहे हैं? ये यहाँ पर 4 थानों की फोर्स है, क्यूआरटी है और महिला स्क्वाड है, सभी के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ ये पूरी चेकिंग बारीकी से की गई है। हर जगह देखा गया है तो कोई आपत्तिजनक चीज़ देखे, कोई भी यात्री बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर तो नहीं मौजूद है या कहीं पर इस तरह के लोग। सर, ऐसे आप द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में निर्देश? हर थाना क्षेत्रों में ये निर्देश है, सघन चेकिंग जो जारी है। और ट्रैक्टरों के लिए क्या गाइडलाइन है? देखिए, गणतंत्र दिवस पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और आज से चेकिंग होनी शुरू हो गई है। जो महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे सराय हो, ढाबे हो, जहाँ भी कुछ लोगों की टिकने की, ऐसे लोगों के जो सामाजिक तत्व टिकने की संभावना रहती है, आने जाने की संभावना रहती है, उन सभी स्थानों पर गहन चेकिंग कराई जाएगी। जिले की जो सीमाएं हैं उसे सील करके रात्रि में चेकिंग कराई जाएगी ताकि अप्रिय घटना कोई ना हो। जहाँ तक आपने ट्रैक्टर रैली के बारे में पूछा तो धारा 144 लगी है, बिना परमिशन के कोई रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यदि परमिशन कहीं होगी तो उस पर विचार किया जाए, अदरवाइज कोई अभी तक कोई परमिशन नहीं हुई है। के विक्रम इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर लाट घाट पर 44वीं स्टेट जूनियर बालक जोन सी कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का देर शाम समापन हुआ। आजमगढ़ ने मऊ जनपद को 16-26 के अंतर से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया, जबकि सेमीफाइनल में आजमगढ़ ने लखनऊ को 27-13 से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया।
वहीं मऊ ने गोरखपुर को 40-35 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि फाइनल मैच काफ़ी रोमांचक और जोरदार हुआ, जिसमें आजमगढ़ में 26 अंक के साथ मऊ को 16 अंक पर ही संतोष करना पड़ा। आजमगढ़ ने आज जूनियर बालक स्टेट जोन सी चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बेस्ट रीडर मऊ के प्रदीप और अजीत, बेस्ट कैचर आजमगढ़ को दिया गया। इस दौरान कुल 11 टीमों ने कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें आजमगढ़, मऊ, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ आदि ने भी प्रतिभाग किया था। खिलाड़ियों को ट्रॉफी सहित अन्य पुरस्कार कमिश्नर विजय विश्वास पंत एवं डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने वितरित किया और खिलाड़ियों की प्रशंसा की। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार जीत तो होती रहती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। कबड्डी हमारे गांव की एक मजबूत खेल है और भारत विश्व कबड्डी में अपना दबदबा बनाए रखा है। आप किसी भी क्षेत्र में रहें, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने के अवसर तलाशें। खेल से लोग फिट और स्वस्थ रहते हैं, इसलिए हमें खेल पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण अंचलों में प्रतिभा की कमी नहीं है। सचिव कबड्डी संघ आजमगढ़ की प्रेम प्रकाश राय व कबड्डी कोच माया राय ने ग्रामीण अंचल में इस तरह के आयोजकों को बधाइयाँ दी। इस दौरान पंकज राय, कमलेश्वर सिंह, श्रवण कुमार यादव, प्रिंस, तारा यादव, प्रवेश प्रसाद, एहसान अहमद, अवनीश राय, लालजी यादव, शिव प्रकाश राय आदि लोग मौजूद थे।